हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम हैं, खासकर जहां प्री कम मेंस होते हैं, तो उन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एनसीईआरटी की जो श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, उसके पहले पार्ट में हम लोगों ने सिर्फ पॉलिटी या कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम, तो 6 से 12 तक क्रमबद्ध हम लोग चल रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोग क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक तक पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं इसके साथ ही ये वीडियो वनडे एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, बैंकिंग, जहां जीएस का कुछ पार्ट पूछा जाता है, जो बेसिक लेवल के होते हैं, उन क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। खासकर ये श्रृंखला यूपीएससी, सीएससी के जीएस का पेपर 2 और यूपी पीसीएस में जीएस के पेपर 2 को लेकर खासकर हेल्पफुल है आपके लिए। अन्य स्टेट पीसीएस के संदर्भ में ये श्रृंखला आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। देख सकते हैं जहां प्री कम मेंस होते हैं और कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी आपके बेस बनाती है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम भारत के संविधान का क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ने देंगे, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसी प्रकार से यूपीएससी और कह सकते हैं कौन यूपी पीसीएस आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स के रूप में जो आपकी जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी, तो वो एनसीईआरटी या स्टेट लेवल की जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे स्टेट लेवल की उनकी बुक्स हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन भारत सरकार की किताब को आप ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि सिलेबस कहीं ना कहीं उसी के आसपास डिजाइन होता है। देख सकते हैं हम। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कुछ बता देते हैं और भी चीज़ें। हम भारत में देख सकते हैं क्लास 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है ये, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 क्लास 9, जो एनसीईआरटी है, खासकर यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस के पेपर 2 मेंस ठीक से रिलेटेड हेल्पफुल है। पीटी में भी खासकर एग्जाम काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री कम मेंस में। तो देखेंगे हम लोग चैप्टर 6 है, इसका लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर में भी हम लोग नियर अबाउट उसके समाप्ति की ओर हैं। आज हम पार्ट या भाग 7 पर चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक राजनीति में लोकतांत्रिक अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, भारत के संविधान में लोकतंत्र है क्या, भारत में लोकतंत्र है क्या, आपको लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं क्या, आपको भारतीय संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, क्या आप उन अधिकारों को जानते हैं? यही लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आपको जन्म होने के साथ कुछ अधिकार मिले हैं, जिन्हें मानवाधिकार कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि जिन्हें जो आपने जहाँ जन्म लिया, आप जिस भारत के जिस हिस्से में हैं, तो उस हिस्से के साथ आप पूरे भारत के क्या है, भारत में डबल नागरिकता नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिंगल सिटीजनशिप है, भारत की सिंगल सिटीजनशिप है। तो पूरे भारत की आपको क्या है, कुछ अधिकार मिले होते हैं। जिन देशों में क्या है, जहाँ 2 तरीके की नागरिकता होती हैं, एक तो संघ, जहाँ भारत में भी संघात्मक व्यवस्था है, अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है। आप देख सकते हैं अमेरिका की 2 तरीके की नागरिकता है, एक उसके जो संघ लेवल के है फेडरल सिस्टम में, दूसरी वहाँ के स्टेट लेवल की नागरिकता है। तो वहाँ 2 तरीके की नागरिकता है, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, आपको 1 तरीके की नागरिकता प्राप्त है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकारों में भाग 7 के तहत आप चर्चा देख सकते हैं, और लोकतांत्रिक अधिकार में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। लिख पढ़ने का मतलब ये है, हम भारत सरकार की जो क्या है साक्षर प्रोग्राम है, ठीक है, सभी पढ़ लिख जाएं, तो उस प्रोग्राम के तहत हम एनसीईआरटी अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये साक्षर प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं आप इसे साक्षर भी हो सकते हैं। साक्षर का मतलब है आप कंपटीशन लेवल के लिए साक्षर होइए। वैसे तो आप साक्षर हैं ही, अगर पढ़ने आए हैं, आप कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप साक्षर तो होंगे ही, बट
आपको एक कंपटीशन लेवल यूपीएससी सीएससी के लिए साक्षर होना है और पीसीएस के लिए साक्षर होना है, क्योंकि आपको वहाँ साक्षात्कार भी देना है, इंटरव्यू। तो देख सकते हैं कि इंद्राज सिविल सर्विसेज के अंतर्गत चैप्टर 6 में हम लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। ये इंद्राज सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर का चैनल है। आप इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट दें। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 में पार्ट 7 है, तो देख सकते हैं लास्ट चैप्टर है हमारा ये। तो ये भारत के संविधान की एक उद्देशिका है, देख सकते हैं। हम इसे एक बार फिर पढ़ के सुनाते हैं, बहुत दिन हो गए आपको हमने पढ़ के नहीं सुनाई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो आपको देखिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल रहा है साथ में लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ। और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, तो हम लोग विचार अभिव्यक्ति कर चुके हैं, विश्वास अभी हम लोग धर्म पे नहीं पहुंचे हैं। अभी हम अभिव्यक्ति के साथ विश्वास, मतलब जब आपको क्या है समानता मिल चुकी थी, समानता के साथ आपको स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता के साथ आप देखेंगे क्या है, अब आपको जब समानता स्वतंत्रता मिली तो आपको आप कोई शोषण ना कर सके। तो शोषण के विरुद्ध आपको आज अधिकारों की हम चर्चा करेंगे। तो ये विश्वास पैदा कराएंगे लोगों के अंदर, आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हम किसी का शोषण नहीं करेंगे। इसके बाद जब शोषण नहीं करेंगे तब हम धर्म की ओर चलेंगे। तो भारतीय संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त हैं तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में आए हैं, देख सकते हैं उन्हें। तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, आपको समता प्राप्त हो चुकी है, प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि आपको क्या हुआ, विधि के समस्त समानता, विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। तो आपको क्या हुआ, प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई, अवसर भी, आपको लोक नियोजन में अवसर में भी समानता प्राप्त हुई। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये और उस समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और देख सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या है सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसी दिन हमारे संविधान का क्या है लागू हुआ था। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर लिखा हुआ है, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हो चुका था। पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, आपको 26 जनवरी के संदर्भ में बताएंगे। और एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आपको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित सभी का अपना महत्व आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ संशोधन हुए थे, हमने आपको बताया है कि जो बड़ जोड़े गए हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पाँचवा, या इसके साथ आप पूरा एक कहें एग्जामिनेशन हिसाब में, तो आप देख सकते हैं इन शब्द को जोड़े गए थे। वो शब्द कब जोड़े गए थे, तो आप ये संविधान संशोधन देख सकते हैं, ईयर है तो 42वां 1976 में 2 जगह हुए थे संशोधन, तो देख सकते हैं दोनों जगह आपको लिखा हुआ है। आगे देख सकते हैं हम लोगों ने क्या है विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण, तो आप देखेंगे 14 से 18 की बात की थी। फिर हम लोग 19 से 22 तक आए थे, जहां आपको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अब हम आप बात करेंगे आज शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान क्या है, मूल अधिकार जो प्राप्त है, हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार क्या है, राज्य या सरकार के विरुद्ध लोगों को प्राप्त होते हैं। नकारात्मक अधिकार हैं ये किसके, सरकार या राज्य के खिलाफ लोगों को मिले हुए हैं। अगर सरकार या राज्य इन अधिकारों का कुछ उल्लंघन कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर बिगाड़ सकती है, आपके अधिकारों को छीन सकती है, मानव अधिकारों को अगर छीन रही हो तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है, या आप स्वयं रिट दाखिल कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। तो हम देख सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों में अनुच्छेद 23 की बात हो रही है। 23 में लिखा हुआ है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का निषेध। तो आप देख सकते हैं 23 के साथ ही आप मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम की बात है, यहाँ निषेध की बात है। और क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार कि क्या है 23 और 24 में दिया गया है, तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा की गई, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और 24 की बात की गई है, आप देख सकते हैं कि कारखानों आदि में बालिकों आदि के नियोजन के निषेध की बात है,
कि एक खास उम्र तक आप बालकों को नियोजन नहीं कर सकते हैं या उनसे काम नहीं करा सकते हैं। घर में आप अपने किसी बच्चे से क्या है साफ़ सफाई नहीं करा सकते हैं, जो क्या है एक बाल मजदूरी मानी जाएगी, जो एक कानूनी अपराध है। साथ ही आप किसी कारखाने में नहीं करा सकते हैं, किसी अन्य ऐसे स्थानों पे कोई ऐसा काम नहीं करा सकते हैं जहाँ क्या है नियोजन में निषेध किया गया है। तो हम बात करेंगे स्वतंत्रता और बराबरी, मतलब स्वतंत्रता समानता अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविकता इन नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि उसका कोई शोषण ना करे। हमने आपको बताया था ये चीज़ कि आपको स्वतंत्रता मिली, पहले समानता मिली, फिर स्वतंत्रता मिली, अब आपका अधिकार हो कि आपका कोई शोषण ना कर सके। इसी संदर्भ में लिखा हुआ है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का यह फैसला किया कि कमज़ोर वर्गों का कोई शोषण ना कर सके। कहने का मतलब है कि संविधान निर्माता इससे पूरी तरीके से परिचित थे या जानकारी थी कि आने वाले भविष्य में ऐसी समस्याएं आ सकती थीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी रीति या ऐसी लिपि शब्दों का प्रयोग किया या आपको लिपिबद्ध किया कि आपको ये भी हम अधिकार देते हैं मौलिक अधिकार के रूप में कि आपका कोई शोषण ना कर सके। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो आप देख सकते हैं हर राज्यों में जहाँ शोषण है वहाँ कानूनी अधिकार उन्हें प्राप्त है, लेकिन भारत के संविधान में इन्हें मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया, क्योंकि भारतीय संविधान जब लिखा जा रहा था तो देश की व्यवस्था कुछ ऐसी ही थी जहाँ शोषण के लिए लोगों को जो थे काफ़ी व्यवस्थाएं ऐसी थी, चाहे औपनिवेशिक शासनकाल में रहा हो, चाहे भारत की वर्ण व्यवस्था की बात हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक लिपिबद्ध रूप में लिखित रूप में हमारे संविधान में क्या है जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में दर्ज किया। आपको यह अधिकार दिया गया, इस अधिकार के साथ सभी को, भारत के हर एक नागरिक को, और आप देखेंगे कि बाहर के भी व्यक्ति के लिए सम अधिकार है तो उन्हें भी ये अधिकार प्राप्त है। देख सकते हैं, तो कहते हैं हम कि देख सकते हैं, अगर हम इस चित्र को भी देख सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं, बेगारी प्रथा जैसी है, आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं या बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। ये सभी प्रथाएं शोषण के विरुद्ध के अधिकार में, जिस पे क्या है कानूनी अधिकार के रूप में अधिनियम भी बने हुए हैं। आपको बता दें तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 23(1) में कहा गया है, हम अगर बात करें कि 23(1) में कहा गया है कि मानव के व्यापार और बलात् मजदूरी निषिद्ध किया है। मानव के व्यापार के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों की खरीद, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, दास प्रथा आदि ये शामिल की गई हैं। अगर हम 23(1) की बात करते हैं आर्टिकल 23 के, अगर 23 के आर्टिकल 2 की हम बात करें तो हम देख सकते हैं क्या बात की गई है। ये इसका अपवाद है कि कौन सा 23(2) में कि कोई बात राज्य को अनिवार्य सेवा लेने से मना नहीं करेगी। ठीक है, 23(1) में जितनी बातें की गई हैं 23(2) में उसी को पलट के कहा गया है कि अगर राज्य को कभी ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी टाइम में कि हमें आपकी आवश्यकता है तो राज्य आपसे वो काम ले सकता है, लेकिन वैधानिक रूप से। तो 23 इसकी क्या कहता है 23(2) कि कोई बात 23(2) कहता है कि राज्य को अनिवार्य सेवा लेने से मना नहीं करेगी, लेकिन ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म जो है कोई धर्म, मूल, जाति, वंश, ठीक, वर्ग या वर्ग कह सकते हैं यहाँ, तो देख सकते हैं वर्ग के आधार पर क्या है भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, अगर राज्य कोई ऐसी सेवा लेता है 23(2) के तहत कोई ऐसे समय में इमरजेंसी टाइम में तो कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ठीक है, ऐसी लिपिबद्ध की गई है। अगर हम आगे बात करें इसी के संदर्भ में तो देख सकते हैं कि संविधान में खास तौर पर क्या किया गया है, 3 बुराइयां हैं जो शोषण के विरुद्ध इंगित की गई हैं। आप इन 3 बुराइयों को याद रख सकते हैं, इसी के आधार पर आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। पहली बात करें अगर तो देख सकते हैं क्या कि भारत के संविधान में क्या है मनुष्य जाति के, मतलब मनुष्य जात ओवर ह्यूमन की बात की गई है, ना कि किसी जाति धर्म के, मनुष्य जाति के
अवैध व्यापार, आप देख सकते हैं किसी अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे में महिलाएं जहां शिकार होती हैं जिन्हें अनैतिक कामों के लिए शोषण किया जा सकता है। तो आप इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं कि ऐसी बातों के लिए भारतीय संविधान में उन्हें मूल अधिकार प्राप्त हैं कि आप किसी का अवैध व्यापार नहीं कर सकते हैं, अनैतिक कामों के लिए उनका शोषण नहीं कर सकते, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे हम बात करें इस संदर्भ में दूसरे अधिकार के संदर्भ में, तो देखेंगे हमारा संविधान कहता है, ठीक है, कि किसी किस्म के बेगारी की प्रथा, आप देख सकते हैं कि एक तरफ मानव अधिकार दिवस भारत या विश्व मनाता है, दूसरी तरफ आप भारत के चित्रों में बेगारी प्रथा देख सकते हैं, क्योंकि मानव अधिकार दिवस है, मानव अधिकार के अधिकार नियम है, मानवाधिकार आयोग बना हुआ है जो क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के तहत भारत में मानवाधिकार आयोग गठित है। इसके आधार पर क्या है, लोगों को मानवाधिकार दिए गए हैं कानूनी रूप से, उनको संरक्षण प्राप्त है। आप देख सकते हैं कि बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या थोड़े से क्या है, अनाज बगैर के लिए जबरन काम करना पड़ता। आप अगर गांव के रहने वाले हैं तो अगर नहीं गए तो अभी गांव विजिट कीजिए, तो देख सकते हैं आप कि गांव में क्या होता है, कुछ लोग जो गरीब होते हैं उनके परिवार के लोग अनाज के लिए उन्हें शाम को कुछ अनाज मिलेगा, इसके लिए वो उनके घरों में बेगारी करते हैं। या अब तो खैर क्या है, अगर आप देख सकते हैं कि आपकी जो मजदूरी वेतन है, मजदूरी वेतन भत्ता है जो, अगर इसमें कोई कटौती करता है तो आप कानूनी के तौर पर क्या है, आप शिकायत कर सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। तो अनाज बगैर के लिए जबरन काम करना पड़ता है, यही काम मजदूरों को आजीवन भर करना पड़ता है और उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। बंधुआ मजदूरी के रूप में आपने गांव में अक्सर कर देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ क्या है, एक बेगारी के तहत करता आ रहा है, फिर अगर हो सके कुछ जगह आपको एक्सटर्नल केस लग जाएंगे, हो सकता है फिर उसकी पीढ़ी का कोई दूसरा व्यक्ति वही काम करता नजर आ रहा हो। तो ये बेगारी प्रथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसी को भारत सरकार ने क्या है, अवैध या अनैतिक कर दिया है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति काम करते पाया गया था, किसी ने कराया, तो क्या है, उसे सज़ा हो सकती है, कानूनी सज़ा है भारतीय कानूनी अधिनियमों के तहत, लॉ के तहत, या आप देखेंगे भारतीय विधि के तहत अगर हम बात करें तो देख सकते हैं। दूसरी बात करेंगे, तीसरा संदर्भ है कि भारत में क्या है, संविधान बाल मजदूरी। बाल मजदूरी आपने खूब सुनी होगी कि आपके घरों में बच्चे काम करते हैं, ठीक है, बाल मजदूरी के रूप में, या आप देखेंगे कई ऐसी फैक्ट्री, कई ऐसी जगहों पर बाल मजदूरी आपको दिखाई पड़ सकती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं क्या है, दो जगह चित्र दिखाई गए हैं जो एक बाल मजदूरी का क्या दिखाई दे रहे हैं, चित्र दिखाई रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आप देख सकते हैं कि निषेध करता है किसी कारखाने, खदान या रेलवे, बंदरगाह, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, जैसे खतरनाक कामों में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत सरकार ने बाल मजदूरी अधिनियम पारित कर रखा है, उसके तहत उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि इस का उद्योग में या इस व्यापार में या इस ट्रेन देख सकते हैं, जैसे कारखाने हुए, खदान हुए, रेलवे हुए, बंदरगाह हुए, खतरनाक काम हुए, या जैसे उनकी बात कर सकते हैं कौन से, जहां पटाखे बनते हैं, उनमें कितने वर्ष के लोग काम कर सकते हैं, कितने वर्ष के लोग काम नहीं कर सकते हैं, इन सभी बातों की चर्चा की गई है। तो हम बात कर सकते हैं कि भारत में जैसे 14 वर्ष से बच्चे, कुछ मेन पॉइंट इसमें दिखाए गए हैं, वो देख सकते हैं कि कारखाने, रेलवे और कौन से, खदान, बंदरगाह जैसे खतरनाक जहाँ काम है, जिसे मतलब रखा गया कि ये एक उम्र के बाद ही आप कर सकते हैं, यहाँ बच्चों से कोई काम नहीं करा सकता है। अगर पाया गया तो आपको जुर्माना, दंड दोनों हो सकते हैं। जुर्माना में आपको पैसा, साथ में आपको सज़ा भी हो सकती है। इसी को आधार बनाकर हम देख सकते हैं क्या है, इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। हमने आपको बताया था बहुत सारे कानून बने हैं, बाल मजदूरी अधिनियम बना है, बेगारी प्रथा अधिनियम बना है, ठीक है, मजदूरी अधिनियम बने हुए हैं, सभी कुछ अधिनियम आपको मिले हुए हैं। इसमें बीड़ी बनाने वाले, पटाखे बनाने वाले, दिया सराई बनाने वाले,
प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी क्या होगा, रोकने के लिए कानून शामिल हैं। ये सभी काम शामिल हैं कि आप इनमें काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि बाल मजदूरी में क्या है 14 से 14 क्या कहेंगे, और 0 से 6 आप देखेंगे, 0 से 6 में आप देखेंगे क्या है, ये है आपको मूल अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है पढ़ शिक्षा पाने से, तो शिक्षा का अधिकार है आपके पास। ठीक है, 21 का में आप जाइए और शिक्षा प्राप्त करें, कोई आपको रोके तो आप सीधे कहीं जा सकते हैं। आपको मतलब आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा जो ऐसा काम कर रहा हो, आप उसे गाइड करें, आपकी ये ड्यूटी है। साथ में हम कह सकते हैं कि क्या कि आप अपनी पढ़ाई भी करेंगे, साथ में 0 से 6 के उम्र के बच्चे हैं, ये अभिभावकों का संदर्भ है कि उनकी शिक्षा करेंगे, तो ये आपको डीपीएसपी में अधिकार मिला शिक्षा पाने का अधिकार 0 से 6 में। तो हम देख सकते हैं, हम 24 की अगर बात करें इस संदर्भ में, आर्टिकल 24 के संदर्भ में देख सकते हैं कि आर्टिकल 24 में अगर बात करें तो 14 साल से कम आयु के बच्चों को कोई भी फैक्ट्री, कारखानों, खतरनाक उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। साथ में आप देखेंगे किसमें 10 अक्टूबर 2006 को आप देखेंगे क्या किया था सरकार ने, 2006 में आप देख सकते हैं कि सरकार ने एक आदेश दिया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट, घरेलू नौकर के रूप में आप नहीं रख सकते हैं। ऐसा अगर पाया गया तो दंडनीय अपराध है। इसके बाद साथ ही आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 1996 में, और कहा हुआ था कि बाल श्रमिकों के निवेशकों को 20,000 तक रुपए का क्या होगा, बालक दंड देना होगा, मतलब बालात जो आप काम करा रहे हैं, साथ ही उन्हें एक नौकरी देनी होगी। अगर श्रमिकों के निवेशकों को आपको ऐसा पाया गया तो आप श्रमिक जो निवेशक हैं उनको 20,000 रुपये प्रति बालक दंड के रूप में, और इसके बाद क्या होगा, उनको नौकरी भी देनी होगी। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, अब तो ये बात 1996 की थी, इसके बाद तो बहुत सारे 2006 के बाद भी ये गाइडलाइन आई है सुप्रीम कोर्ट की, और इसके बाद भी अन्य गाइडलाइनें आई हैं। तो अब तो ये जुर्माना बढ़कर ज़्यादा हो गया 20,000 से, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अगर बात करें कि खुद कहाँ पहुँचे, क्या सीखे में कह सकते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो देख सकते हैं आपने अपने प्रदेश में लागू न्यूनतम मजदूरी का पता है। अगर ठीक है, आप किस देश में मतलब उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लागू की है, उससे कम कोई मजदूरी देता है तो कानूनी अपराध है। और क्या आप यह पता कर सकते हैं कि अपने मोहल्ले में अलग काम करने वालों से बात करके यह जानने की कोशिश करेंगे क्या न्यूनतम मजदूरी आपको मिल रही है जो सरकार ने तय की है, उससे पूछ सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी का पता है। उनसे यह भी पूछिए कि क्या मर्द और औरत, मतलब यहाँ स्त्री और पुरुष की बात हो रही है, समान मजदूरी उन्हें मिलती है, क्योंकि आपको डीपीएसपी में भी क्या किया गया है, पहले तो आपको क्या है, कोई स्त्री पुरुष कोई साफ भेदभाव नहीं करेगा, और साफ आप देखेंगे आर्टिकल 39 में डीपीएसपी में तो क्या है, समान मजदूरी की बात की गई है, आप इसे ध्यान रखना। ठीक, आर्टिकल 39 के सब क्लाज में तो हम देख सकते हैं कि इसके तहत अगर कोई बात करता है तो आप इसकी पता कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। हम पहुंचे, कहाँ पहुंच गए, इसका इन बात चीज़ों को देख सकें। हम सब इन चीज़ों को दिखाने का मतलब ये है, आपको दिखा रहा हूँ कि सारी एनसी की हूबहू चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपको इमेज अलग से, कुछ अधिकार अलग से बता रहे हैं। इन खबरों के आधार पर ठीक है आप इसे छोड़ सकते हैं, अदालत अर्जी लिख सकते हैं अगर कोई अधिकार हुए हैं, और आप देख सकते हैं कैसे कैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या क्या अर्जी की दी थी कह सकते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर होती है। अर्जी दायर करने वाले ने कहा था कि सलेम जिला है कहाँ, तमिलनाडु में, जहाँ 7 से 12 उम्र बच्चे जो क्या है ले जाकर केरल के चित्तूर में आप देखें जिले में ओलूर में बेच दिया गया है। ठीक है, क्या हुआ है, ये व्यापार हो रहा है, अवैध व्यापार जिसे कह सकते हैं। आवेदनकर्ता ने अदालत से यह मांग की थी कि सरकार को इस मामले में जुड़े तथ्यों पर जांच करने का आदेश दे। ये 25 मार्च की बात है, आप देख सकते हैं। इसके बाद कर्नाटक के होम कोर्ट पे एक मांडूर और इलाके ज़िले से लव अयस की खदानों की बात हो रही है,
जहां 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। ऐसी खबरें आपके पेपरों में छपती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। आज भी कहीं कहीं अगर ऐसे खबरें आती हैं तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का हनन है। तो बच्चों से खुदाई कराई जा रही है, अयस्क तोड़ने, लादाने, गिराने, ये सारे काम कराए जा रहे हैं। और आप देखेंगे ना तो उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, ना ही कोई ऐसे उपकरण दिए जाते हैं जिनसे वो सुरक्षित रह सकें। आप देखेंगे उन्हें बहुत ही जहरीले कचरे भी ढोने होते हैं, जिन्हें ई वेस्ट कह सकते हैं या वेस्टेज। तो खदान की धूल और मानव स्तर तक, क्योंकि अवेस्ट जो है धूल के रूप में या कह सकते एक रसायन है जो मानव स्तर से काफ़ी अधिक है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देखेंगे उनके आँख, कान, नाक जो है उनको पर्यावरणीय या उनकी आप बायोलॉजिकल जो है उनको इफेक्टिव आ रही है, चीज़ें हुई हैं। आप पढ़ाई के स्कूल की छोड़ने की काफ़ी ऊंची है। ऐसी खबर आई है 25 मई को फिर छपती है, ठीक है, एक 25 मार्च को छपती है, एक 25 मई को। और फिर एक कहते हैं भारत सरकार का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने एक वार्षिक सर्वेक्षण तैयार करते हैं वो, और कहते हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे भारत शिक्षित होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है, लड़कियों से बेगारी प्रथाएं कम कराई जा रही हैं। तो ऐसा उन्होंने लिखा है कि अब ज़्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, अब वहीं 41 हो गई। उन्होंने ऐसा अपना सर्वेक्षण दिया। तो लड़कों की संख्या में अनुपात बना हुआ जो रेशियो बराबर है, आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम इसके बात करें इस संदर्भ में कि भारतीय संविधान में जो है, यहाँ अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो देख सकते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में मूल अधिकार लोगों को मूल अधिकार प्राप्त होने के बाद भी स्त्री पुरुष के बीच एक खाई बनी हुई है। आप यहाँ समीक्षा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे लिख सकते हैं। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर बनाना चाहें देख सकते हैं कि भारत के, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकार और मानव अधिकार होने के बाद भी, ठीक है, भारत में अभी क्या है, बाल मजदूरी की प्रथा, अभी बेगारी की प्रथा बनी हुई है। ठीक है, आप क्योंकि भारत सरकार, इसमें आप दिखा सकते हैं, चर्चा या समीक्षा कीजिए। ठीक है, इस संदर्भ में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, आगे आप लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं यहाँ कि लिख सकते हैं कि भारत में, बाकी आप इसे लिखते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकार होने के बावजूद भी क्या है, बेगारी को क्या किया, अधिकार होने के बावजूद भी बेगारी को या बेगारी के अधिकार अभी समाप्त नहीं किया जा चुका है।
किया जा सका, आप समीक्षा कीजिए यहाँ। ठीक है, लिख सकते हैं 2 क्वेश्चन इस संदर्भ में देख सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।